Welcome friends, my name is Adarsh and this is the first episode of my show Chill Hai with Himanshu Sharma and he is third year undergraduate at D2 and अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे. So Himanshu, a brief introduction of you. हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु शर्मा एंड मैं यार करंटली, जैसे कि अभी आदर्श ने बताया, सेकेंड ईयर अभी ख़त्म हुआ है. थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट हूँ DTU में. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है और करंटली मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता हूँ. होपफुली आप लोगों ने मुझे देखा हो, नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट करना मेरे चैनल को. एंड वीडियोस बनाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड और तो कुछ नहीं है, बस मेरे बारे में यही है मोस्टली. और बाकी मेरे को आर्ट पसंद है, इसलिए मुझे ये आदर्श के पीछे जो पेंटिंग लगी है उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. आप पार्टिसिपेट करते हो लाइक DTU में जो फाइन आर्ट क्लब वगैरह होगा कुछ? हाँ, मैं सोसाइटी में हूँ, कलाकृति DTU जो सोसाइटी है, आर्ट सोसाइटी, उसमें मैं हूँ. बट मैंने ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करा. मैं पर्सनली मतलब अपने हॉबी के लिए आर्ट करता हूँ और कुछ नहीं है ऐसा. तो मुझे ये नहीं पता MNC में मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है. लाइक इट्स कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या कोर्सेस होते हैं उसमें? देखो यार, ये तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता क्या कोर्स होते हैं, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन था तो ऐसा ही निकला. बट हाँ, मैं बताता हूँ क्या होता है. कंप्यूटर साइंस के यार 60% तुम्हारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है. जैसे कि तुम्हारा DSA हो गया, ऊप्स हो गया, एंड ये सारे DBMS, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं. पूरा तुम्हारा DS एल्गो हो गया. और तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है यार, तुम्हें बेसिकली जो वो होती है ना, मशीन लर्निंग वगैरह के लिए जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स के अंदर, जैसे तुम्हें R स्टूडियो पढ़ाया जाता है, मैटलैब पढ़ाया जाता है, और मतलब लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके सब्जेक्ट होते हैं. एंड फिर तुम्हारे प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये वाले सारे सब्जेक्ट होते हैं. तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन 40% मैथमेटिक्स है, 60% तुम्हारा कंप्यूटर्स है. तो इसका जो स्टूडेंट्स इसमें जो पढ़ाई करते हैं वो डेटा साइंसेस वगैरह में काफ़ी जा सकते हैं. बहुत अच्छा स्कोप है और जिनको स्पेसिफिकली करना है. एंड अगर इसमें नहीं भी जाना है तो सारी कंपनियां बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स ओपन होती हैं फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल. तो अगर किसी को टेक में जाना है तो डेफिनेटली भाई, टेक में तो बहुत अच्छा स्कोप है MNC का. लास्ट ईयर जब मैं काउंसलिंग कर रहा था, सेम मेरे पास चॉइसेस थी कि लाइक IIT रोपड़ में कंप्यूटर साइंस और समवट ओल्ड IIT धनबाद में मुझे MNC मिल रहा था. लेकिन द नेम मैथमेटिक्स ना मैंने वही वो सुन के मैंने बोला नहीं 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 यार नहीं. अब देखो, ऑनेस्टली डिफ़िकल्ट है, सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट है. और मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट है वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है. बट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी होते हैं मतलब इस ब्रांच में. सो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांचेस. और लेकिन इसका वही है, अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ ले तो फिर फ़ायदा भी बहुत है. देखो यार, 10th में जब मैं तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, मेरा फोकस था NTSC जो एग्ज़ाम होता है ना. तो उसके लिए मैंने पढ़ाई करी, तो मेरे को मैथ्स में और साइंस में अपने आप ही इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा अच्छे से. SST मेरी बहुत वीक थी, तो उस वजह से मेरा NTSC भी नहीं हुआ. NTSC में, SST में मैं बहुत गंदा परफॉर्म करके आया था और फिर कुछ मार्क्स से रह गया था. बट हाँ, उस समय पे ना NTSC के चक्कर में मैंने दूसरे जो कोचिंग्स वगैरह होते थे ना, उनके एंट्रेंस टेस्ट दे दिए जो JEE के होते थे. मैंने सोचा कि प्रैक्टिस हो जाएगी NTSC की, एटलीस्ट साइंस और मैथ्स के लिए. तो उनमें मेरा अच्छा अच्छा स्कोर आ गया, सब में सही आ गया, ठीक है. तो मुझे एडमिशन मिल रहा था हर जगह पे. और फिर बायो में मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली, ठीक है, क्यों मतलब मेरे को मैथ्स से बहुत प्यार था. तो बायो में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसके मुकाबले, मैथ्स के मुकाबले. तो मैंने डिसाइड करा कि यार इंजीनियरिंग करेंगे. और मुझे ये पता नहीं था IIT क्या होता है, इतना ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं था. अनटिल अनलेस एक बार मैं एक क्यूबिंग कंपटीशन, स्पीड क्यूबिंग करते हैं ना, रूबिक्स क्यूब होता है उसका, हाँ, मैं उसके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था. तो इंडियन नेशनल्स जो थे वो IIT दिल्ली में हुए थे. एंड मैं उसमें गया था, तब मेरे को पता चला कि क्या बढ़िया कॉलेज होता है IIT. और फिर DTU में भी मेरा एक, जो मेरा सबसे पहला क्यूबिंग कंपटीशन था वो DTU के अंदर था. तो मैं DTU जा चुका था एक बार ऑलरेडी 7th क्लास में ही. तो DTU भी बहुत बड़ा और बहुत सुंदर अच्छा कॉलेज लगा था मुझे, ठीक है. तो मतलब वहाँ से मुझे पता चलने लगा कि यार ये ऐसे ये जो कॉलेज होते हैं ना इंजीनियरिंग के, इनके लिए JEE देना होता है. और पापा को थोड़ी सी नॉलेज थी,
ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तैयारी है, और उसके बाद 11th 12th के सब्जेक्ट्स देखे सब्जेक्ट्स देखे तो फिर पढ़ना शुरू करा, एंड कोचिंग में भी एडमिशन लिया। उसके बाद जो कोचिंग में उन्होंने कराया वो करा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं इतना ज़्यादा। बट हाँ, पता था कि आईआईटी का एग्ज़ाम है, और ये पता था कि यार जैसे एनटीएससी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ली थी ना कम्पिटिटिव के लिए, बस पता था ऐसे ही एक और एग्ज़ाम होता है जिससे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो फिर उसकी तैयारी करते हैं। या दैट वाज ग्रेट। लेकिन अगर लाइक अभी देखना जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस है अवेलेबल, और उस समय पे इतनी लाइक ऑप्शंस की क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अगर अभी आपको मौका मिले कि किसी बच्चे को गाइड करना है कि वेदर टू चूज नीट, बायोलॉजी और बहुत सारे क्लैट एंड ऑल, अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, तो आप किस तरीके से गाइड करोगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। मतलब मेरे पापा ने हाँ कभी भी मेरे को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करा। वो अभी भी मैं अगर कुछ कहूँ कि मेरे को ये करना है तो वो कहेंगे करो, जो करना है करो, पढ़ाई अच्छे से करो, बस उस चीज़ की अच्छे से मेहनत करो, जो भी करो अच्छे लेवल से करो, और अपना 100% दो। बाकी करना जो है वो करो, वो मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो सिमिलर के यार, पहले तो बच्चे का इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में है, देखो आज हम देखते हैं भाई हर किसी के माँ बाप कभी ना कभी लाइफ में ऐसे भाई आईएएस कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बोलते ही हाँ रहते हैं, है ना। ठीक है, ये सब बोलते हैं, सबको हाँ हर माँ बाप को अपने बच्चे में आईएएस दिखता है, पोटेंशियल पूरी है, कैलिबर पूरा है, ये करना नहीं हाँ चाहता, बस यही कहते हैं। ठीक है, एक बार बच्चे का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के कोई आईएएस कैसे बन सकता है? आईएएस करना मतलब जेई के अंदर ऑल इंडिया रैंक 100 लाना, या फिर नीट के अंदर हाँ ऑल इंडिया रैंक 100 लाना, तो यार वो बिना इंटरेस्ट के तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज़ है कि इंटरेस्ट कहाँ है। अब मेरा इंटरेस्ट यार मैथ साइंस में था, तो पर्टिकुलरली दिख रहा है कि भाई मैथ साइंस के सब्जेक्ट है, और उसके लिए तो इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन है ही, है ना। तो ऐसे ही अगर हाँ किसी का बायो में इंटरेस्ट है तो उसके लिए डेफिनेटली एमबीबीएस या फिर नीट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी का इंटरेस्ट एसएसटी में है, आर्ट्स में है, मतलब पुराने मतलब सोशल साइंसेज में है, हिस्ट्री में है, इन सारी चीज़ों में है, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए ऑप्शन है कि वो आर्ट करे। किसी का इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है तो वो साइकोलॉजी करे। तो सबसे पहला तो ये देखो कि इंटरेस्ट क्या है ना। दूसरा फिर ये देखो कि भाई तुम्हें नीड किस चीज़ की है सबसे ज़्यादा, है ना। एक हो सकता है कि यार तुम्हें कुछ सब में इंटरेस्ट है, सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर कहो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि भाई तुम्हारे लिए इजी कौन सा सबसे ज़्यादा, ठीक है, और मतलब किस में सबसे ज़्यादा स्कोप है। अब जब सब, या अगर किसी स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना, तो मैं कहूँगा कॉमर्स तो सबसे कम चूज़ करना। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में बहुत कम ऑप्शन बच जाते हैं, है ना। कॉमर्स हाँ मुझे लगता है पर्सनली कि कॉमर्स में यार इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीए किसी को करना है, ठीक है, उसके लिए हाँ। स्पेसिफिक सीए का ही इंटरेस्ट होना चाहिए उस बंदे को। वो बंदा और 4 चीज़ें करके सीए नहीं कर अपॉर्चुनिटीज उसमें सकता। भी लिमिटेड है। हाँ, सीए में जो सीट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है वो भी काफी लिमिटेड होती है। वही तो, सीए कोई इंसान 4 अलग इंटरेस्ट के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो साइंस या आर्ट्स में तुम जा सकते हो, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और उसमें भी मैं कहूँगा ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जाओ, है ना। ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ही सारे ऑप्शन भरे हुए हैं, प्लस तुम कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो तुम्हें आगे चल के हेल्प करे। मैथ्स ले लो, ठीक हम्म। है, उसके साथ में तुम साइकोलॉजी भी ले सकते हो, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स वगैरह भी ले सकते हो साथ में, है ना। कि अगर तुम्हें बाय चांस तुम्हारा स्लाइट चेंज ऑफ माइंड हो गया, तो फिर तुम्हारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एज एन ऑप्शन। या और ये चीज मुझे कल रियलाइज हुई कि रिसेंटली मैं, मेरी एक दोस्त है जेएनयू में, तो आई जस्ट विजिटेड जेएनयू। क्या सही कैंपस है। लाइक आईआईटी दिल्ली, मुझे लगता था आईआईटी दिल्ली में मैं आने के बाद कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न कैंपसेस इन इंडिया, लेकिन मैं जेएनयू में गया, जेएनयू की वाइब एक अलग लेवल पर थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं उनके एकेडमिक एरिया में गया और मैंने इतने सारे डिपार्टमेंट देखे, लाइक उनके उनके यहाँ एक लैंग्वेज नाम का एक डिपार्टमेंट है जिसमें 18 कोर्सेज अलग अलग अवेलेबल है। मतलब बहुत बहुत सही चीज लगी मुझे कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता। और खास बात यह है कि लाइक बैचलर्स के लिए भी अवेलेबल है, और उनका प्लेसमेंट भी, लाइक मैंने वहाँ के लोगों से बात करी तो लाइक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। नॉट ग्रेट एज इंजीनियरिंग, बट फिर भी है। बट वही है, उन सब चीज़ों के लिए लाइक आपको थोड़ा ज़्यादा सा, और फर्दर एजुकेशन। हाँ वही हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट मानना है। हाँ इंजीनियरिंग में क्या है, बीटेक कर ली बंदा जॉब रेडी हो जाता है। हाँ उसमें है कि हाँ बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स करी, हो सके तो पीएचडी करी, या फिर मास्टर्स के बाद टीचिंग वगैरह इस सब प्रोफेशन में तो जा ही सकते हो। yeah। और इंजीनियरिंग को ऐसा चिल कोर्स देखा जाता है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था लाइक पहले इतने सारे कि इंजीनियरिंग में पढ़ना नहीं पड़ता एंड ऑल। बट नाउ आई थिंक इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट। टफ, नॉट टफेस्ट, बट
या टफेस्ट डिग्री इन इंडिया इन लाइक टर्म्स ऑफ ग्रेजुएशन इट इज, मतलब इन फिर टर्म्स ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएशन एक या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिग्री है, हाँ बट इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है अगर कोई सच में करना चाहता है पढ़ाई ढंग से। ढंग से नहीं भी करना तो एग्जाम भी पास करने के लिए बहुत एफर्ट हाँ मारने पड़ते हैं हाँ हाँ हाँ। लाइक आईआईटीज में आने के पहले जो ब्रेन वॉश होता है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा पढ़ना नहीं पड़ेगा मेरे को तो और लगता फिर है यहाँ जेई आने की के तैयारी बाद से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली और क्या होता है कि जेई के पास आपके पास एक रास्ता होता है बस उस पे ही चलना है हाँ अब वही, यहाँ आपके ये एक मुझे साथ में बहुत लगता है कि ना जेई में होता है यार तुम्हारे आगे हाँ 4 किताब रख दी, उनको पढ़ लो हो हाँ जाएगा। वहां हो पे जाएगा है भाई 25 किताब तो टीचर तुम्हें बताएगा एक सब्जेक्ट के लिए, हाँ और फिर भी एक गारंटी नहीं है सब्जेक्ट कि के उनमें से क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है या और उसके बाद भी अकेडमिक्स के अलावा भी इतने सारे ऑप्शंस खुले होते हैं लाइक आईआईटी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं और एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो तुम इतना मतलब चाहते हो कि पार्टिसिपेट करो तो एक टाइम में इतनी सारी विंडोज ओपन होती है ना कि समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करें भाई और कुछ लास्ट नहीं अभी जैसे करते हैं ना तो फिर फोमो फील होता है कि यार मतलब बहुत ज्यादा हमने कुछ मिस आउट कर दिया बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर क्या करें, अब हाँ कर दिया तो कर दिया। और देखो मेरे को सच बोलूँ तो जितनी कॉलेज लाइफ हाइप्ड है ना, मुझे नहीं लगता कॉलेज लाइफ हाँ उतनी अच्छी भी है, मतलब जितनी ज़्यादा हाइप्ड होती है आने से पहले। इन इन टर्म्स ऑफ फन यस, इन टर्म्स ऑफ फन इट इज़ मोर लाइक हाँ प्रेशर। प्रेशर या जैसे अभी रोनदेव था हमारा फेस्ट उसमें क्या हुआ कि हम मैं मार्केटिंग टीम में था तो रोनदेव के पहले वी वर जस्ट लाइक वर्किंग और उसके बाद रोनदेव आया उसमें भी मैं सिक्योरिटी टीम में था तो लाइक हम काम कर रहे थे अब कॉन्सर्ट शाम को थी मैं कॉन्सर्ट में गया और मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ था उसके पहले मैं सोया नहीं था तो आई थॉट कि कॉन्सर्ट में इंजॉय करेंगे लेकिन क्या किया था इन्होंने इनका एकेडमिक शेड्यूल इस तरीके से निकाला था कि ये इस दिन कॉन्सर्ट है और उसके दूसरे दिन से हमारी माइनर्स तो वही, जस्ट थिंक एक बंदा क्या करे मतलब अब टीचर्स कॉन्सर्ट को कोई एंजॉय करे मतलब नहीं होता तुम्हारे फेस्ट से, हाँ वो फेस्ट से फेस्ट वही वाले दिन और भी वो टेस्ट सबसे रख सकते हैं। सबसे बेकार चीज लगी लाइक फेस्ट से मतलब होना चाहिए एक बंदा कॉलेज आता क्यों है फेस्ट के लिए टीचर्स तो हर साल और देखते हैं ना फेस्ट, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ और उस दिन मुझे मुझे बहुत बुरा लगा था लाइक हम इतनी मेहनत करके आईआईटी आए और जो आईआईटी में नहीं है वो एंजॉय कर रहे हैं हमारे जगह हाँ तो इट वाज लाइक क्वाइट टफ तो मैंने पहला वाला इवेंट अटेंड किया 3 दिन कॉन्सर्ट होती है तो पहला वाला छोड़ दिया पहला वाला अटेंड किया और फिर उसके बाद के तो छोड़ दिए पढ़ने के लिए तो इट वाज क्वाइट ब्रूचुअल बट ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं बस 4 साल ऐसे ना निकले सो इन टर्म्स जैसे अभी आपने 2 साल कॉलेज में निकाल दिए इवन दो इट वाज ऑनलाइन लेकिन आप एज अपने इंजीनियरिंग लाइफ का बेस्ट कैसे निकाले क्या अपने इंजीनियरिंग लाइफ का? लाइफ में से बेस्ट कैसे निकाले लाइक 4 साल की जिंदगी इंजीनियरिंग की यार दो मेरे साल ख्याल जिसमें से आपके हाँ, चले गए जो गलतियां मैंने करी सबसे पहली मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि हम्म मैंने फर्स्ट ईयर में हम्म एक तो पढ़ाई इतनी नहीं करी और कोडिंग वगैरह नहीं हम्म स्टार्ट करी, तो वो कर लेना हम्म वरना बाद में प्रेशर बनेगा फालतू में। थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट कर लेना पढ़ाई में। दूसरी चीज़ है कॉलेज में एक्टिव रहो, ठीक है, दोस्त बनाओ कॉलेज में। मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए कॉलेज में ज़्यादा, बिल्कुल भी, बहुत ही कम दोस्त बनाए हैं। एंड मुझे उस बात का बुरा नहीं लगता, बट क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है यार जो क्या नाम है जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं है और फिर वो कॉलेज में भी जाके दोस्त नहीं बनाएगा, फिर तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है, क्योंकि मतलब अकेला अकेला काफ़ी महसूस होगा कॉलेज में तुम्हें, और मज़े भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम रेडी हो कि हाँ ठीक है, तुम वो 4 साल के मज़े मिस करने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो कि भाई ठीक है नहीं करूँगा मज़े तो कोई बात नहीं, तो इट्स फाइन। लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई भी मज़े छोड़ना चाहेगा, तो मज़े करने हैं तो दोस्त तो बनाने पड़ते हैं, अच्छे दोस्त बनाने पड़ते हैं, दोस्तों को टाइम देना पड़ता है, बट वो एक पर्सनल चॉइस है सबकी। एंड एक चीज़ जो मैं कहूँगा इंजीनियरिंग लाइफ का फुल निकालने के लिए, पार्टिसिपेट करो चीज़ों में, मतलब फर्स्ट ईयर से ही, जैसे कि आदर्श ने बताया कि यार अपने आप से भाई कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिस चीज़ में घुस सकते हो ना, जो चीज़ें ट्राई करनी है, कुछ मत डरो। तुम दिमाग में बहुत ख्याल सोचते रह जाते हो, ठीक है, पर एग्जीक्यूट नहीं करते। उठ के वो एक जो कदम लेना होता है ना वो नहीं करते, कि उठ के जाना है, ऑडिशन दे के आना है, वहाँ पे कुछ परफॉर्म करना है, ड्रामेटिक सोसाइटी में जाके 4 डायलॉग बोलने हैं। तो मन में तो बहुत हम सोचते हैं कि भाई बहुत अच्छा करके आ जाऊँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम उठ के ही नहीं जाते, हम एक गूगल फॉर्म नहीं भरते, हम इतने आलसी होते हैं।
ठीक है, हाँ, रिक्रूटमेंट मेरे का। साथ भी बहुत हुआ, मैंने काफी हाँ सारे स्टेट मैसेज में सेव करके रखे लेकिन भरे नहीं। हाँ, तो वो स्टेप लो, क्योंकि भाई ये लाइफ वापस फिर नहीं आएगी। Yeah. और रही बात स्ट्रेस की, तो आई रिमेम्बर वन ऑफ द इंसिडेंट कि हमारा माइनर के बाद एक छुट्टी का 4 दिन का समय मिला था। तो पूरा दिल्ली ऋषिकेश जैसे पहुंचता है, हम भी पहुंच गए थे। लेकिन उस ड्यूरेशन में मेरे माइनर पूरे बिगड़ गए थे क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तो उस ड्यूरेशन में जो फोमो और प्रेशर इतना था कि मैं ऋषिकेश में भी जाकर मेरे दिमाग में सिर्फ आईआईटी घूम रहा है चारों तरफ से। तो हाँ, नहीं कर सकता। और ये मेरा, अगर मैं पीछे पलट के अपने पूरे फर्स्ट ईयर को देखूं, तो लाइक मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर मेरा चीज़ों के बारे में वरी करने में ही चला गया। और मुझे लगा कि ये मेरे साथ ही केस है। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, तो लाइक मैंने देखा कि सारे लोग उसी तरीके से उसी चीज़ से जूझ रहे थे। सबका यही है। So, कुछ लोग होते हैं यार जो अच्छे से कर जाते हैं सारी चीज़ें, और हमें वही लोग हाँ दिखते हैं, तो फिर हम उनको देख के प्रेशर लेते हाँ रहते हैं। ऑल्दो ज़्यादातर जनता वही है जिसने नहीं करा होता, बट कोई अपनी कमियां हाँ। दिखाता नहीं है इतनी आसानी से। हम्म। ओ वही ना, आगे आगे अच्छा बनना पड़ता है थोड़ा सा, हम दिखा नहीं सकते कि वी आर गोइंग थ्रू दिस। हाँ और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में चाहता हूँ कि आप बात करो, कि जैसे इफ यू सी क्रिएटर्स पर्टिकुलरली जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या एडटेक से रिलेटेड है, दे डोंट टॉक मच अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लाइक डेटिंग एंड ऑल। लाइक एक जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अमन भैया का ही वीडियो देख लो, लाइक द वे ही डिलीवर्स अबाउट दिस एक एक टैबू जैसा फील होता है। सो व्हाई इट इज लाइक दिस ओनली, लाइक हम बात कर सकते हैं खुल के। हाँ, हम बात कर देर इज सकते हैं खुल के। हाँ मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा ओपन हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अपनी लाइफ में कोई है ऐसा, मतलब है, ठीक है, मैं हाँ एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं उस चीज़ को लेकर ओपन हूँ। और पता है ओपन कब नहीं हो सकता इंसान, जब उसे लगे कि सामने वाला हाँ। बंदा शायद ठीक नहीं है पब्लिकली बताने के लिए, या फिर अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ये लगता है पर्सनली। बट मुझे कोई इस बात का कुछ बुरा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है या नहीं है तो तुम कुछ मिस हम्म। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कोई नहीं भी है तो भी तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, उन दोस्तों के साथ बेस्ट टाइम निकाल सकते हो। और कोई है तो फिर भाई तुम उस इंसान के साथ बहुत अच्छा टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो कोई डिफरेंस ऐसा बड़ा क्रिएट होता हुआ दिखता नहीं है। और अगर कोई बोले कि भाई नहीं होना चाहिए, कॉलेज में भी नहीं होना चाहिए, जेई की तैयारी में तो एक बार को कह भी सकते हैं कि नहीं होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन हाँ की वजह से। कॉलेज में भी अगर नहीं होना चाहिए, अगर सच में किसी में इंटरेस्ट है, ज़बरदस्ती बनाने का कुछ नहीं है कि भाई तेरी है तो मेरे को भी हाँ बनानी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई है सच में ऐसा तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट, वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो तुम टाइम निकाल सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। हाँ। और लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, जैसे जैसे आप देखोगे कि लाइक इतनी सारी बातें नहीं होती। तो जैसे अब यहाँ पे लोग आ गए, कॉलेज तो पहुंच गए, लेकिन क्या कॉलेज के पहले इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए इतना समय नहीं था। हम्म लेकिन अब कॉलेज आ गए, अब सोचने के लिए बहुत सारा समय इन सब चीजों के लिए। तो यूजुअली मैंने क्या पैटर्न देखा है कि आइदर पीपल ये सोच के अपनी सेल्फ वर्थ कम कर देते हैं, या आइदर लोग मतलब इतने अच्छे से सोशलाइज भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक ना अलग सा टैबू है। लाइक मैं भी कुछ अमन भैया के भी वीडियो देखता हूँ या और कुछ, जैसे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, जैसे अगर इसकी बात आ गई तो आइदर दे विल जोक और उसके पीछे से भाग जाएंगे, या फिर कुछ और कर देंगे। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ मतलब बच्चों के लिए, ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो वही है, मैं वही कहना चाहता हूँ, इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। बाहर नॉर्मलाइज करने की आप जरूरत है। वेस्ट में जाके देखो, मतलब यूएस में जाओ हाँ आप या किसी भी कंट्री में जाओ, तो आप देखते हो कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज होता है वहाँ पे कि पेरेंट्स को पता होती या है हर बात, अगर कुछ ऐसा होता है तो। और वो इसीलिए है क्योंकि उनके मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कोई गलत नहीं है, ठीक हाँ है। ये थॉट्स आने बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये सारी चीज़ें इस उम्र में ही होनी बहुत ज़्यादा लाजमी है। कोई 40 साल का बंदा तो होते हैं जो करते हैं, बट 40 साल की उम्र में कौन करेगा फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। 40-60 की उम्र में हाँ कौन करेगा, ठीक है। तो जब टाइम है इस चीज़ का तो करने में भी कोई बुराई नहीं है। और एक होता है कि उस हद तक और उस सेंस से करना जहाँ तक आपको कोई हार्म नहीं हो रहा। एक होता है कि हाँ पूरा दिन उसी चीज़ों में बर्बाद करना, एक ऐसे पार्टनर के साथ फंस जाना जिसके साथ आपका एक्चुअल में टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट अगर कोई ऐसा है जो आपको, आप जो हो उससे बेटर बनने के लिए मोटिवेट कर रहा है, देन व्हाट्स बेटर देन दैट।
राइट। बट व्हाट आई थिंक कि ये जो गलती है ना, इसका इसका एक बार करना जरूरी है, क्योंकि यूजुअली हमारे हम्म। जो इस इंजीनियरिंग साइड में बच्चे होते हैं, आइदर दे आर फ्रॉम बॉयज स्कूल, और फिर जिनका इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो लाइक मोस्टली मोस्ट ऑफ देम आर लाइक डेस्परेट फॉर वही दैट। एक ये तो मैंने बहुत ज़्यादा हाँ, देखा है, और ये मैं पॉइंट आउट भी करना चाहूँगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आईआईटी दिल्ली में भी काफ़ी डेस्परेट लड़के बैठे हैं। और ये मैं ओह इसलिए शिट, पा रहा ये मैं हूँ क्योंकि कितने बार मेरी सुन रहा हूँ। बहुत 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 मेरी बहुत सारी मतलब दोस्त हैं लड़कियाँ, एंड आई हैव हाँ, हर्ड फ्रॉम देम कि किस तरह के लड़के आईआईटी बैठे हैं। वाले वो यार। सोचते हैं कि आईआईटी के टैग को सेल कर सकते हैं हाँ, फॉर दिस थिंग। या तो ट्रस्ट मी हाँ, गाइज, नो बडी केयर्स सो मच। और जो लोग एक मैंने ये ट्रेंड बहुत देखा है आजकल, ये वीडियोस वगैरह मैं देखता हूँ, उसमें पूछते हैं कि आप आईआईटीएन को डेट करोगे नॉन आईआईटीएन को। ये कैसा क्वेश्चन है? सीरियसली, बहुत बेकार से क्वेश्चन होते हैं। और अगर कोई आईआईटीएन खुश होते हो ये सुन के कि आईआईटीएन को डेट करूंगी, या कोई नॉन आईआईटीएन खुश होते हो ये सुन के नॉन आईआईटीएन को डेट फिर करूंगी, भी कटेगा। सबका कटेगा इस तरह से सोचोगे तो, ठीक है। तो भाई इंसान को इंसान की तरह डेट करो, और ठीक इंसान को डेट करो जो कंपैटिबल हो यार तुम्हारे साथ, सबसे बड़ी बात, ठीक है। कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़बरदस्ती किसी के साथ ज़बरदस्ती लग जाना वो बेकार की चीज़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ मटीरियलिस्टिक फैक्टर्स, मतलब ऊपर ऊपर के या फैक्टर्स के से कुछ नहीं बनने वाला। तुम्हारी सोच इधर, उसकी सोच इधर, तो फिर फ़ायदा क्या है? थोड़ी आइडियोलॉजीज मिलनी भी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस भी होना चाहिए, थोड़ा मिलना भी चाहिए। हाँ, मैंने क्यों बोला स्टेटमेंट जो बोली कि आईआईटी के हाँ, लड़के डेस्परेट? हाँ, तो आईआईटी का कोई हाँ, लड़का भाई इस तरह से मैसेजेस भेजता है कि मेरी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1400 है, और अरे ये है वो है, और मैं तुम हम्म, मैं बहुत पसंद करता हूँ, और पता नहीं क्या उल्टी सीधी पोएम लिखता है। उसने बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ, मैं तुमसे बहुत ये प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसने बोला कि मैंने नॉर्मली तुम्हारी इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी कि तुम आईआईटी से हो, मुझे लगा थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में कभी किसी चीज़ में हेल्प करोगे, वो ऐसे ऐसे। तुम तो बड़े डेस्परेट हो यार, मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती ना, इसलिए आई एम सॉरी, ये वो। फिर कुछ दिन के लिए बात बंद कर दी उसने। कुछ दिन बाद मैसेज लिखता है, मैं बदल गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। अरे बहुत होता है, बहुत। पता है ये ये सिर्फ बहुत बुरा आईआईटी में है। नहीं है, देख सच बताऊँ तो ये हाँ, डीटीयू में भी है। मेरी डीटीयू में मेरी एक लड़की से बात हुई, ठीक है। मतलब क्या हम्म, बात हुई एक्चुअली, हम्म, नॉर्मली बात हो रही थी ना, तो उस लड़की ने मुझे क्या बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तू डीटीयू में है। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? तो कहती कि तू इतने तमीज़ से बात कर रहा है, अभी तक तो तूने ये भी नहीं पूछा कि मैं सिंगल हूँ या नहीं, अब तक तो मैसेज आ जाता कि आर यू सिंगल, और वो ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। तो कहती कि बहुत डेस्परेट है लड़के, ये है वो है, ऐसे ऐसे है। मैंने कहा अच्छा। तब पता चला हर जगह का ऐसा सीन है। तो हाँ, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं अपने रिकॉर्डिंग। ऑनेस्टली देख, ऑनेस्टली मुझे क्या लगता है कि मतलब देखो, सच बोलूँ तो लड़कियों से बात करना बहुत आसान है। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा टैबू टाइप्स बना रखा है। लड़कियों से बात करते हो ना, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, उनकी इज्जत करनी पड़ती है, ठीक है। लड़कियां तुम्हारी दोस्त नहीं है। जो तुम्हारा दोस्त होता है जिसको तुम अबे ओ भोसड़ी अबे ओ ये वो बोल के तुम बदतमीजी से कर सकते हो, या फिर उसके सामने तुम गंदे जोक्स क्रैक कर सकते हो। गंदे जोक्स से मेरा मतलब है गंदे जोक्स, ठीक है। लड़कियां अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, और कभी किसी लड़की को अनकंफर्टेबल करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक तो यही सिंपल सी बात है कि यार लड़कियों से इज्जत से बात करोगे, वो हमेशा तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगी, ठीक है। क्योंकि मैं तुम लड़कियों का नेचर बेसिकली थोड़ा सा नेचुरली थोड़ा सॉफ्ट होता है लड़कों से। दूसरा भाई, हमेशा सिर्फ इस इंटेंट से बात मत करो लड़की से कि भाई मैं तुझे पटाना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, या फिर ये। कभी नॉर्मली भी जानने की कोशिश करो कि भाई लड़कियाँ किस तरह से रहती हैं, क्या सोचती हैं, क्या उनके ओपिनियंस होते हैं। हमेशा सिर्फ उनको भाई ये मत दिखाओ कि मतलब कि मेरे को तुम में इंटरेस्ट है, या फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये वो सब होगा अगर होना होगा, ठीक है। पर पहले दोस्ती को दोस्ती की तरह जाओ। ये नहीं कि दोस्ती के दिखावे में तुम अपनी दोस्ती की आड़ में तुम कुछ भी बोल दो उससे, या फिर कुछ भी करो, वो थोड़ा डर जाती हैं। तो सिंपल सी बात है यार, उनसे रिस्पेक्ट से बात करोगे वो रिस्पेक्ट देंगी। जितना तुम्हारा नेचर सॉफ्ट रहेगा उनके सामने, उनके साथ, और एक्चुअली लाइफ में भी नेचर थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए, तो लड़कियां कभी भी तुम्हें जज नहीं करेंगी। और
अगर अच्छी लड़की होगी तो कभी जज नहीं करेगी, ठीक है। और अगर कोई है सच में ऐसी जजमेंटल, तो उससे तो शायद फिर होना भी नहीं चाहिए ना। तो हाँ। तो मैं भी जस्ट घर से वापस आया कि घर में मैं 13 दिन रहा और मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था मैं घर में। मैंने सोचा कॉलेज आऊँगा, कॉलेज में वो हो जाता है कि अब कुछ करना है एंड ऑल। तो मैं वापस आया, यहाँ पे भी सेम वही साइकिल रिपीट हो रहा था कि मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने फिर इसी समय में आपका वो वीडियो देखा था और मैं पहले डर गया, वो जो ऐसे एंट्री होती है ना आपकी, मुझे बीमारी है प्रोक्रेस्टिनेशन की। आई वाज लाइक भाई, तो वीडियो काफी सही था, तो मैंने उससे सोचा कि फिर इंस्पायर होके कि आज से मैं डेली व्लॉगिंग करूंगा, भले ही कुछ हो ना मेरे पास, मैं बस कोई पुरानी एक स्टोरी बीच में डालूंगा कि वीडियो लंबा हो जाए। तो इस तरीके से मैंने सोचा। लेकिन आपकी जो स्टोरी थी उसके पीछे की, लाइक 15 days इज अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, और इंटरनेट पे अनाउंस करके उसको करना इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग, 50 डे किसी स्ट्रीक को मेंटेन करना। तो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? तो आई हैड सम गोल्स फॉर माई सेल्फ कि यार एक तो मेरे को वर्कआउट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ठीक है। एंड मुझे ऑफ कोर्स डीएसए मेरी नीड थी। एंड यूट्यूब एक चीज़ है जो तुमने एसेट बनाया है, अब उस एसेट पे तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो भी एक डाउन साइड है ना। तो वही ओवरकम करना उस प्रोजेक्ट का गोल था। एंड बहुत अच्छे से चल भी रहा था, स्टार्ट भी हुआ, सब कुछ अच्छा चला। 15 दिन तक बहुत अच्छे से कंटिन्यूसली डाइट करी, वर्कआउट करा, डीएसए भी करा, एंड वीडियोस भी शूट करे, रील भी बनाई। छोड़ना किस लिए पड़ गया था, डे 16 और 17 का भी रिकॉर्डेड था मटेरियल, एडिट करके अपलोड करना था जस्ट। मेरी दादी दादी की डेथ हो गई थी 8 जून को, और उस वजह से मुझे प्रोजेक्ट मैंने नहीं छोड़ा, वीडियो डालना छोड़ दिया था। मैं वर्कआउट उसके बाद भी कर रहा था, डाइट पूरी फॉलो कर रहा था, डीएसए पढ़ रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रहा था। बट मैंने उसकी इंस्टाग्राम पर रील्स डालनी बंद कर दी थी। क्योंकि मैं डाल सकता था उस दिन भी, ठीक है, जिस दिन दादी गई, और शायद वो बहुत कमेंडेबल चीज़ होती कि यार दादी की डेथ हो गई, उसके बाद भी लगातार बंदा कर रहा है। बट मैं इतना ज़्यादा अटैच था उनसे कि अब मेरा दिमाग से वो थोड़े देर के लिए ना हट गया था। मुझे ठीक नहीं लगा वो डालना, ठीक है। मुझे नहीं लगा कि क्योंकि मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा था उनके जाने से। तो उस वजह से मैंने डिसाइड करा मैं अपलोड नहीं करूँगा रील्स, ठीक है। और जब मैंने रील्स भी अपलोड करना बंद करा ना, तो मेरे डीएसए के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग से एक प्रेशर हट गया कि मेरे को रील अपलोड नहीं करनी है। अब मेरा एक काम कम हो गया है, अब मैं और ज़्यादा टाइम डीएसए को दे सकता हूँ। मेरा वर्कआउट भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, मैं जिम बहुत अच्छे से जा रहा था, अच्छे रिजल्ट्स भी दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एंड जो मेरी आदत थी पूरा दिन सोने की, खाने की, ये सब भी छूटती जा रही थी। एंड वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे डाल रहा था। वीडियो वाला जो मैंने ज़्यादा डिसाइड करा था थोड़ा सा, वो थोड़ा कम था यूट्यूब की साइड से, बट डीएसए और वर्कआउट तो हो रहा था, एंड आई वाज हैप्पी विद द प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। तो उसका मेन रीज़न यही था। एक तो मेरे को जिस तरह से तुम्हें मेरे से मोटिवेशन मिली, मुझे मोटिवेशन मिली थी, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया ही था, आकाश और सांखो भैया से, ठीक है। तो मुझे वहाँ से मिली, एंड उनको भी कहीं से मिली होगी, बहुत लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगा ठीक ट्रेंड है, अपना थोड़ा सा रूटीन में लाने के लिए अच्छा होगा। तो वो होता है ना कि आपको एक पंच चाहिए होता है कुछ करने के लिए, वो पंच मिला था, तो उसकी वजह से वो स्टार्ट किया, एंड स्टार्ट करके थोड़ा फ़ायदा ही हुआ। कुछ बुरा नहीं होता आप जब कोई इनिशिएटिव लेते हो, चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है। एक डॉक्टर होता है, ठीक है, एक बच्चा है, मानो मतलब उसने एमबीबीएस कर लिया, अब वो एमडी करना है, ठीक है। तो एक डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस करा, और इस डर से कि यार एमडी तो होगा ही नहीं, तो वो सीधा बस एमबीबीएस करने बैठ गया, अपने क्लिनिक पे बैठ गया। एक डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस किया, फिर एमडी के लिए उसने ट्राई मारा, उसने पूरी पढ़ाई करी, अनफॉर्चुनेटली उसका एमडी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उस डॉक्टर को ज़्यादा नॉलेज है उस डॉक्टर से, हैं दोनों एमबीबीएस, लेकिन उसको ज़्यादा नॉलेज है उससे जिसने पहले ही गिव अप मार दिया, है ना। तो ऑफ कोर्स भाई उसको बाद में उस नॉलेज का फ़ायदा होगा, देखो ज्ञान तो कभी ख़राब जाएगा नहीं, है ना। तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा तो होगा ही होगा हमेशा, कभी ना कभी। तो उसने एफर्ट मारा, उसके टाइम की वैल्यू थी, उसने जो एनर्जी लगाई, अपना टाइम लगाया, अपना हार्डवर्क लगाया, उसका उसे फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे भी उसमें फ़ायदा मिला, ठीक है। तो एक स्टार्ट मिल गया अच्छा। एंड जो डीएसए बिल्कुल अटका हुआ था, वो कहीं ना कहीं अगर 100 नहीं हुआ तो 70 हो गया, है ना। तो स्टार्ट मिल गई एटलीस्ट। ऐसा है, अगर हम बस ज़्यादा सोचे ना और कर दें तो आसान है।
अगर सोचते सोचते रह गए तो फिर नहीं होगा, फिर ना वो कल होगा, फिर वो कल से परसों पे टलेगा, परसों से तरसों पे, वही प्रोक्रेस्टिनेशन है ना। और अभी जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, तो देर आर मेनी पीपल्स, और जैसे मैंने आपका अभी लेटेस्ट वीडियो देखा कि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ा था, तो जिसका सेकंड अटेम्प्ट बिगड़ा है और जिसको बहुत हारा हुआ फील हो रहा है लाइफ में, क्योंकि मेरा मैं ड्रॉपर हूँ, तो मेरा जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, तो एक बच्चों में होता है कि आप 2 साल से किसी चीज का सपना देख रहे हो, मर मिट रहे हो उसके लिए, और एंड मोमेंट पे आपका वहाँ नहीं होता। मुझे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के थ्रू एनआईटी मिल रहा था, लाइक एनआईटी इलाहाबाद में मेरा मैकेनिकल हो रहा था, बट मैं काउंसलिंग मिस्टेक की वजह से मेरा रह वहाँ नहीं गया। हो पाया। तो लास्ट ऑप्शन मैंने सोचा था कि डीटीयू की फीस ज़्यादा थी, तो मैंने इससे पहले डीटीयू सोचा नहीं था, मैंने सोचा लास्ट में स्पॉट राउंड में डीटीयू चलेंगे, वो छूट गया। फिर तो आईआईटी मैं कैसे आया डीटीयू करेगा? के लिए। आईआईटी की तो बता फीस रहा हूँ और ना, ज़्यादा है। नहीं नहीं मेरा मेरा वो होता है ना, फीस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक अच्छा वो अच्छा। होता है ना, इकोनॉमिक इनकम हाँ, कम है, EWS। फैमिली इनकम कम है, तो हाँ। तो मैंने डीटीयू के स्पॉट राउंड में आने के लिए सोचा था, लेकिन जब मैंने सोचा इधर स्पॉट राउंड में आने के लिए, तब तक स्पॉट राउंड खत्म हो गया था। और अब लास्ट में मेरे पास ऑप्शन बचा था आईपी। आप आईपी जानते हो? आईपी कौन क्यों जाएगा, एक ऐसा बच्चा जिसका डीटी हो रहा है, एनआईटी हो रहा है। लेकिन ऑप्शंस मेरे पास वही थे, हाँ। ठीक है, तो मैंने यूएसआईसीटी चूज कर लिया। ओहो। और वहाँ काफी लाइक एक्टिव था, क्योंकि कोई थे ही नहीं, बंदे कोई थे ही नहीं, मैं इतना सा भी एफर्ट मारता था ना, तो वो बूम होता था। तो मैंने पूरा फर्स्ट सेमिस्टर वहाँ पे बिताया, और फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज होना चालू हुआ कि बाबू तुम गलत जगह पे आ गए हो थोड़ा। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे ये मेरा फर्स्ट सेमिस्टर में मैं वहाँ पर था, तो एक ना मेरा बाहर जाना फैमिली के साथ कहीं पे जाना बंद हो गया था, क्योंकि मुझे अपने आप में एक लूजर वाली फीलिंग आ गई थी कि 2 साल में आईआईटी करता रहा, और अब फाइनली मेरे से नहीं हुआ। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? यार मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं जहाँ पर हूँ वो चीज़ गलत है या जो मेरे पास है वो ख़राब है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा ना इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में खो के ना हम भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। तो ग्रैटिट्यूड होना हम्म, चाहिए उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है। सिर्फ यही ज़िंदगी में सोचते रह गए कि हमारे पास क्या नहीं है, तो फिर जो है उसकी कीमत कभी नहीं आएगी याद, ठीक है। ये सोचे कि काश मेरे पास मैं ऐसे घर में पैदा होता जहाँ पे भाई BMW होती, काश के मैं ऐसे स्कूल में होता जहाँ पे सबसे टॉप का स्कूल होता, सबसे अच्छा स्कूल होता, काश मैं उस कॉलेज में होता जो टॉप का है। हो सकते थे तुम अगर तुम मेहनत करते, ठीक है। नहीं करी, अब नहीं करी तो जहाँ पर हो वहाँ पे तो करो। अब तो कुछ नहीं कर सकते ना उस चीज़ का, या तो कुछ कर हम्म, सकते हो, देखो ठीक है। या तो है कि आग इतनी है मन के अंदर कि भाई ड्रॉप लेना है, आईआईटी जाना है तो जाना है। सेकंड थॉट दो ही मत उस चीज़ को, ले लो ड्रॉप, भरो ही मत काउंसलिंग। जब काउंसलिंग भरोगे ही नहीं तो कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। मेरा जब जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने कोई दूसरा पेपर नहीं भरा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था रादर देन डूइंग गुड इन जेई मेंस। ना मैंने वीआईटी भरा, ना कोई कोई प्राइवेट कॉलेज का मैंने फॉर्म नहीं भरा, मुझे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में इसलिए पता भी नहीं है। कोई फॉर्म नहीं भरा सेम। ना, तो मेरा वो था कि डू और डाई सिचुएशन है, करना ही है। और नहीं होता तो मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया ड्रॉप दिला दूंगा अगर नहीं करा तो। मैं ठीक है। तो फिर ड्रॉप के लिए भी रेडी था मैं, लेकिन हो गया तो फाइन। तो पहली चीज़ कि जहाँ पर होना, और मैंने 1 साल 1.5 साल ना सच बताऊँ मैंने भी क्रिप करने में निकाल दिया कि डीटीयू अच्छा नहीं है, मुझे तो आईआईटी जाना चाहिए था। अगर मैं वो ना निकालता, अगर डीटीयू की वैल्यू समझता उस टाइम पे कि भाई ये कितना अच्छा कॉलेज है और कितने लाखों बच्चे यहाँ आने के लिए तड़पते हैं पर नहीं आ सकते, है ना। आप अगर आज 5 करोड़ रुपए लेके भी चले जाओ, आप डीटीयू में एडमिशन नहीं ले सकते विदाउट योर सीट, है ना। तो आपको वैल्यू सीखनी पड़ेगी इन चीज़ों की। अब आप जिस भी कॉलेज में हैं, आपको या तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप उससे बाहर निकल सकते हैं, तो आप साथ साथ पढ़ाई करें उस चीज़ के लिए, जेई वगैरह जो ड्रॉप करके करना है, पार्शल ड्रॉप लेना है। अगर नहीं है ऑप्शन, तो जहाँ पर हो वहाँ पे क्या बेस्ट कर सकते हो। अब तुम्हें जॉब लेनी है वही है, तो जॉब के लिए तुम्हें अब ये सोचना है कि भाई मेरे को प्लेसमेंट टेक में लेनी है, नॉन टेक में लेनी है, कैसे लेनी है। टेक में लेनी है कोडिंग करो, नॉन टेक में लेनी है अपनी पढ़ाई करो, जो भी चीज़ पढ़नी है ना। रिसर्च में जाना है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ो, रिसर्च करो, है ना। ये वहाँ पे जो जो अभी इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में तुम कर सकते हो ना वो करो, जो नहीं कर सकते उसके बारे में वरी मत करो अब, ठीक है। ये मैंने गौर गोपाल दास का एक सुनी थी वीडियो में, ठीक है। और वो कहते हैं कि यू हैव अ प्रॉब्लम, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, देन वाई वरी।
यू कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट, वाई वरी? जब तुम, अगर तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, पहली बात तो डू यू हैव अ प्रॉब्लम? यस। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो। जब तुम उसका कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? वो चीज़ करो ना चिंता करने की जगह, जिससे वो प्रॉब्लम सुलझ सकती है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो, है ना? तो अगर तुम जिस भी कॉलेज में हो तुम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, ठीक है, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। और एक एक डिसीजन लेने की जरूरत होती है, लाइक अगर हाँ, उस समय मेरा एनआईटी इलाहाबाद हो गया रहता तो फिर तो तुम आज मैं आज आईआईटी आईआईटी में दिल्ली नहीं में होते। नहीं तुमने होते। अगर खुद से हाँ डिसीजन ना लिया एग्जैक्टली। होता ड्रॉप लेने का, खुद से पहले डिसीजन लेना शुरू करो, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो। हाँ, और इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर की पूरी फीस दे रखी थी। ये क्या होता है, आईपी में आप सेमेस्टर वाइज फीस नहीं भरते, सीधा पूरी साल भर की भरते हो। हमारे तो मैंने कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर की ऐसा ही पूरी होता है। फीस, डीटीयू में भी सेम है क्या? हम्म। तो मैंने पूरी फीस भी दे दी थी, और मुझे रियलाइज तो हो गया था कि नहीं अब तो गलत है। हम्म। और मैंने जिस तरीके से, जैसे उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट की जो डेडलाइन थी उसके 2 दिन पहले फॉर्म भरा था, मैं एक डिसाइड चीज़ करके कि कहूँगा अब कि करना है। डिसीजन लेने हैं ना तो ऐसे लो, 100% लो, आधे अधूरे मत लेना, ठीक है? हाँ कि ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ही लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। नहीं लेना तो उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना कि भाई आईआईटी में नहीं हूँ, और लेना है तो ये नहीं सोचना कि भाई इस कॉलेज में हूँ, यहाँ का भी पढ़ लेता हूँ, वहाँ का भी कर लेता हूँ, नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई दूसरा ऑप्शन ही मत रखो लाइफ में। जब यहाँ पे आके अटक जाएगी ना सुई, तो अपने हाँ, आप भागोगे। अपने आप काम होगा। वही वही हुआ। तो जैसे मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने क्लास सेकंड फर्स्ट सेम में मैं एक्टिव था, सेकंड सेम में मैंने एक क्लास अटेंड नहीं करी, सारे ग्रुप लीव कर दिए कॉलेज के, सिर्फ ऑफिशियल में एक था, और मेरे दोस्त काफी अच्छे बन गए थे। तो क्या होता था आईपी में कि वो मेरा असाइनमेंट वगैरह वो सबमिट कर देते, पेपर भी वही दे देते थे। तो मैंने पूरे जो बाकी की 4 महीने थे, 3 महीने कुछ बचे थे, तो उसमें मैंने सिर्फ 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 पढ़ाई की। और क्या होता है जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते ना, आप दूसरी चीजें नहीं सोचते। तो सेम मेरे साथ हुआ। मैं उस 3 महीने में मुझे एक भी बार ये फील नहीं हुआ कि मैं थक रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, या मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी नहीं। जैसे अभी तो मैं बहुत आलस करता हूँ, लेकिन वो 3 महीने वन ऑफ द बीस्ट महीने थे लाइक मेरे पूरे लाइफ के। और वही, जब शायद यहाँ मैं पे आगे आके कभी, तलवार अटकेगी ना हाँ, अपने आप काम अटक जाती है होगा। ना। और शायद ही मैं अब उस रफ्तार से आगे कभी काम कर पाऊंगा। वो जो महीने थे ना, लाइक मैंने एक भी दिन ऐसे रेस्ट नहीं लिया कि तबीयत खराब है तो रेस्ट ले लेते, नहीं। और उसका फाइनली रिजल्ट जब हमें आज हुआ, दिख रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली। और पहले मुझे मतलब लगता था कि वो जब फर्स्ट सेम में मैं था कि यार क्या गलतियां करके आया हूँ कि काउंसलिंग छोड़ दी, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। लेकिन अब जब मैं लुक बैक करता हूँ तो सब सही लगता है। और अगर नहीं भी हुआ होता ना, तो जिस हिसाब से मैंने लाइक एडवांस देकर जब मैं आया था, मेरा मेंस में रैंक इतना अच्छा नहीं था। वही पिछले साल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जितना था उतना ही था। तो एज सच कुछ खुशी नहीं थी। लेकिन मैं जिस हिसाब से एडवांस देकर आया, और मैंने आखिरी मोमेंट तक पढ़ाई की थी ना, तो मैं एडवांस देकर आया, मैंने नंबर भी नहीं गिने, लेकिन मैं जिस दिन आया उसी दिन बहुत खुश था कि नहीं, मतलब अपनी तरफ से तो मैं पूरा लड़के आ गया था, कि हम्म। इससे बेटर तो मेरे से नहीं हो सकता था। हम्म। तो जो वो हैप्पीनेस थी ना, वो लास्ट दिन तक, लाइक पेपर। और वही बात कि नहीं भी हुआ होता ना तो कॉन्फिडेंस रहता कि भाई हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ। हाँ हाँ, इसी नोट पे हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ओके। काफी अच्छा लगा हिमांशु सर आप आए, आपका बहुत कीमती समय हमको दिया। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको, ये आपके बारे में, ठीक है? तो मैंने आपको ढूंढा कैसे था कि मैंने किसी के स्टोरी में आपको देखा था, टैग्ड हुआ किसी दूसरे की स्टोरी में। मैं तो आपको फॉलो नहीं करता था, लास्ट ईयर की बात है। और जब मैंने स्टोरी में आपको देखा, तो वो आप जिस बंदे के साथ थे ना, आप उसमें बहुत स्मार्ट दिख रहे थे। मैंने बोला ये लड़का तो जीटीयू से है और फैशन वैशन का कुछ करता होगा। तो आई जस्ट फॉलोड यू, और आपका इंस्टाग्राम भी काफी वो मतलब स्मार्टनेस, वो अच्छे से कपड़े, तो मैंने सोचा ये स्मार्ट। लड़का फैशन वैशन वाला कुछ होगा। और उस समय मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके छोड़ दिया, मैंने आपके यूट्यूब वगैरह को नहीं देखा। कुछ समय बाद आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में आई, और तब मैंने सोचा है, इसको तो मैं फैशन वगैरह वाला समझता था, ये तो जेई के वीडियो बनाता है। तो इट्स लाइक मैंने इस तरीके से आपको ढूंढा था फर्स्ट टाइम लाइक। यू मेड मी रियली हैप्पी राइट नाउ, एंड इस वजह से नहीं कि तुमने बोला कि मैं स्मार्ट दिखता या कुछ, मैं नहीं दिखता ऑनेस्टली। मैं अगर मैं तुम्हें अपनी स्कूल की फ़ोटो दिखा दूँ तो मैं बोल रहा था जिससे हर लड़की रिजेक्ट कर दे, ठीक है? बट बहुत अच्छा लगा यार सुन के, बस कि ठीक है ना, मतलब मुझे एक तो, मैं सच कह रहा हूँ, आउट ऑफ एवरीथिंग
ये आज की जो हमने डिस्कशन करा, जो भी करा, इस पे व्यूज आए ना आए, मेरा दिल आज बहुत ना खुश है, यार। क्योंकि मेरे को जेई से हट के बात करने को कुछ मिला, ठीक है। एंड हमारा जो हाँ डिस्कशन रहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी कॉलेज लाइफ को कभी मैंने इतना डिस्कस नहीं करा किसी के साथ, पर आज करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, एंड दैट्स इट। बस मेरा दिन बन गया। चलो इसको फिर बंद कर इसको देता एंड हूँ। करते हैं। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब टू हिज चैनल राइट नाउ, ठीक है। और कमेंट करके जाना अगर कोई क्वेश्चन हो तो, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर। और मैं भी कोशिश करूंगा अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ। बहुत अच्छा था ये तो यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैंने किया ना, तो थोड़ा सा ये मैं पिछले एक महीने सोच रहा हूँ। मैंने एक महीने नहीं, एक साल से मेरे पास एक साल पुराना गूगल डॉक है, जिसमें मैंने एटलीस्ट 40-50 लोगों के कांटेक्ट लिखे, इनको कैसे अप्रोच करूंगा ये सब लिखा है। लेकिन वो एक होता है ना, जैसे मैं आईआईटी में आया तो वो फोमो, फिर ना एक मैं हमेशा डरा डरा सा रहने लगा। आई वॉज गुड एट कन्वर्सेशन बैक देन, लाइक मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता था, आदर्श, लेकिन यहाँ पे मैं आने के बाद। अपनी एक की जो देना चाहूँगा सिर्फ, अगर तुम्हें हाँ किसी से बात हाँ करने के लिए, डर निकालने के लिए, किसी से भी बात करने का, हाँ पहली चीज़, उस इंसान के बारे में कोई भी मिसकंसेप्शन या कोई भी थॉट है ना कि ये ऐसा होगा, ये वैसा हाँ होगा, सब निकाल दो, पहली बात। और दूसरा, उस इंसान से जाके बहुत इज्जत से बात करो, तो तुम्हें कभी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी। हाँ। लाइक आज भी मैं जितना पुल अप करना चाहता था उतना तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आई एम स्टिल हैप्पी कि जो एटलीस्ट जिस पॉइंट को मैं चाहता था कि जेई के अलावा, मैं मुझे ये था कि आई हो थिंक कि ये थोड़ा जेई वाले साइड जाता, लेकिन आई एम हैप्पी कि मैं उस साइड नहीं गया, क्योंकि ये करने वाले बहुत लोग हैं। हम भी देयर इज बोर हो लॉट जाते ऑफ। हैं, और मेरे ख्याल से लोगों हाँ को वो सुनना हाँ भी इतना पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, जेई के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। ऐसे ही मैं और लोगों के साथ आपको एक्सप्लोर कराता रहूंगा। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट, वाह। गुड नाइट। Venimos al party, break us the night, me gusta party. La música, mami, lo que he visto de ti no sé, normal. Venimos al party, break us the night, me gusta party. La música, mami, lo que he visto de ti no sé, normal.